अखंड ज्योति नवंबर 2022 शीर्षक है भारतीय दर्शन की विश्वव्यापी धमक। भारतीय संस्कृति की ज्ञान विज्ञान की धारा पूरे विश्व में अपना प्रभाव डालती रही है। अरब और यूनान के प्राचीन चिंतन में भारतीय दर्शन की स्पष्ट छाप मिलती है। यूनानी दूत मेगस्थनीज भारत के दर्शन से गहराई से प्रभावित रहे। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में भारत में यात्रा के दौरान उन्होंने देश के अध्यात्म का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने भारतवर्ष के उन आध्यात्मिक मनुष्यों का भी वर्णन किया है जो पर्वतों, मैदानों और कुंजों में निवास करते थे। मैक्स मुलर लिखते हैं कि यूनानियों को जितना अधिक भारत की दार्शनिक प्रवृत्ति ने प्रभावित किया है, उतना किसी अन्य ने नहीं। यह प्रवृत्ति रहस्यमय देश को व्याप्त किए हुए प्रतीत होती थी। परिवर्तित काल में हम इस प्रभाव को और सघन एवं व्यापक रूप में देखते हैं। भारतीय विचारों पर सबसे पहले शोध करने वाले यूरोपीय विद्वान अलेक्जेंडर थे, जिन्होंने सन 1768 में अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस विषय पर विशद प्रकाश डाला। वारेन हेस्टिंग्स की प्रेरणा से भारतीय साहित्य का ज्ञान अर्जित करने वाले पहले अंग्रेज चार्ल्स विल्किंस थे, जिन्होंने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। सर विलियम जोन्स भारतीय विचारों के अध्ययन में अग्रणी थे, जो सन 1783 में कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनकर भारत आए थे। यहाँ की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने कहा, यह मानवीय प्रतिभा का उर्वर उत्पत्ति स्थल है। सन 1784 में स्थापित एशियाटिक सोसाइटी के वे आजीवन अध्यक्ष रहे। उन्होंने पहली बार घोषणा की कि संस्कृत ग्रीक और लैटिन की अपेक्षा अधिक परिष्कृत भाषा है, वह इन दोनों की जन्मदात्री भी है। जोन्स के कार्य का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय विचारधाराओं के अध्ययन पर पड़ा। G.T. गैरेट के शब्दों में, उन्होंने इन विचारों पर जो रुचि जागृत की, उससे प्रेरित होकर विद्वान यहाँ के विचारों की खोज में ऐसे उत्साह के साथ प्रवृत्त हुए जैसे ऑस्ट्रेलिया के स्वर्ण क्षेत्रों के प्रति अन्वेषक निकल पड़े हों। ऐसे विद्वानों में हेनरी थॉमस कोलब्रुक विशिष्ट थे। दर्शन के साथ कोलब्रुक ने भारत के वैज्ञानिक साहित्य पर भी अध्ययन किया, जिससे यूरोपियन विज्ञान व गणित शास्त्र में भारतीय उपलब्धियों का पहली बार प्रकाश पड़ा। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस भी भारतीय विचार प्रणाली में रुचि लेने लगा था। फ्रांस को भारतीय विचारधारा और इतिहास की जानकारी अरबी, फारसी, चीनी, ग्रीक और लैटिन पुस्तकों से होती थी। इस संदर्भ में फ्रांस के बादशाह के कालाध्यक्ष बिगनन अन्य विद्वान काल में एनकेवेतिद्वित पेरो आदि का विशेष योगदान रहा। एनकेवेतिद्वित पेरो ने मुगल शहजादे दारा शिकोह के फारसी में अनुदित उपनिषदों का अनुवाद लैटिन भाषा में किया। इसी क्रम में श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद के अनुवाद के साथ भारतीय दर्शन के मूल ग्रंथों के पाठ उपलब्ध हो गए। लियोनार्ड दी शेजी व उनके शिष्यों ने भी भारतीय विचारधाराओं के अध्ययन और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूजिन बर्नाफ व मैक्स मुलर ने इस श्रृंखला में कार्य को और गति दी। इसी बीच सन 1822 में सोशिएट एशियाटिक संस्था की स्थापना पेरिस में हुई, जिसके कारण बहुत से विद्वान भारतीय दर्शन में रुचि लेने लगे, जिसमें बर्नाफ के सहकर्मी बर्थेलेमी दी संत हेलारी भी थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन की न्याय व सांख्य शाखाओं में महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित किए। सन 1868 में इकोल दे हांत एतयुदे नाम से एक नया अध्ययन केंद्र खुल गया, जिसमें अगस्त बार्थ और एवेल बर्गाइन और एमिली सेनार्थ ने ऋग्वेद पर विशद अध्ययन किया, जिसमें बर्गाइन की प्रसिद्ध पुस्तक द वैदिक रिलीजन अकॉर्डिंग टू द हिम्स ऑफ ऋग्वेद उल्लेखनीय है। इसके बाद जर्मनों ने संस्कृत और भारतीय दर्शन को अपनाया, जबकि उनके ब्रिटेन और फ्रांस की तरह भारत से कोई राजनीतिक संबंध नहीं थे। सन 1808 में फ्रेडरिक श्लेगेल ने भारतीय भाषा व दर्शन पर उबेर डाई स्प्रेशे एंड विशिष्ट दर इंदेर नामक पुस्तक लिखी और वे जर्मनी में भारतीय विचारधारा के संस्थापक बन गए।
उनकी स्पष्ट घोषणा थी कि विश्व चिंतन का सही इतिहास भारतीय चिंतन के बिना नहीं लिखा जा सकता। उनका भाई विल्हेम वाल्सलेगेल उनसे भी अधिक सक्रिय रूप में भारतीय विचारों पर अध्ययन करने वाला सिद्ध हुआ। उनका श्रीमद् भगवद गीता का लैटिन अनुवाद सहित संपादित कार्य उल्लेखनीय है। यूरोप की बौद्धिक और सांस्कृतिक उन्नति पर भारतीय दर्शन व चिंतन का क्या प्रभाव पड़ा, इसका लेखा जोखा करते हुए मैकडोनल्ड लिखते हैं कि नव जागरण के बाद विश्व के सांस्कृतिक मंच पर यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है तो वह है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई संस्कृत साहित्य की जानकारी। वास्तव में पुनर्जागृत यूरोप के बौद्धिक जीवन पर भारतीय विचारधारा की इतनी गहरी छाप पड़ी है कि उसके प्रमाण यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे मिल जाते हैं। यूरोप में भारतीय दर्शन और साहित्य का सबसे अच्छा स्वागत जर्मनी में हुआ। वहाँ के विद्वान जोहान गोटफ्रेड हर्डर ने सन 1787 में प्रकाशित अपनी मुख्य कृति आइडियाज ऑन ए फिलॉसफी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में लिखा है कि मनुष्य जाति के उद्गम की खोज भारत में करनी चाहिए, जहाँ सरलता, शक्ति और विनय जैसे सद्गुणों के साथ बुद्धि ने सर्वप्रथम स्वरूप ग्रहण किया। उसकी समता करने को हमारी यूरोपीय जगत की जड़ दार्शनिकता में कोई भी वस्तु नहीं है। इसी तरह हर्डर के मित्र और प्रख्यात कवि जोहान वुल्फगांग वान गेटे ने अपनी चिंतन व जीवन में भारतीय साहित्य के प्रभाव को स्वीकारा है। श्लेगेल बंधु भी भारतीय दर्शन से गहराई से प्रभावित थे। उनके उद्गार थे कि वे प्रत्येक धर्मान्वेषी को यही परामर्श देंगे कि जिस प्रकार कला का अध्ययन करने के लिए इटली जाना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म दर्शन के लिए भारत जाना चाहिए। वहाँ कुछ ऐसे धर्म के अंश अवश्य मिलेंगे जिन्हें देखने के लिए यूरोप में भटकना व्यर्थ है। श्लेगेल के भगवद गीता संस्करण से प्रभावित होकर विल्हेम वान हम्बोल्ट ने लिखा था कि यह वह गंभीरतम एवं उत्कृष्टतम ज्ञान है जिस पर संसार गर्व कर सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि मैं परमात्मा को जीवन प्रदान करने के लिए धन्यवादी हूँ कि मैं गीता का अध्ययन कर सका। इमैनुअल कांट पहले जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने अपने चिंतन में भारतीय प्रभाव को स्वीकारा। कांट द्वारा प्रतिपादित दिक् और काल के मध्य में प्राकृतिक जगत और उससे परे अगम्य मूल वस्तु का भेद बहुत कुछ मायावाद के समान है। कांट द्वारा निरूपित निष्काम नियोग सिद्धांत का प्रतिरूप भारतीय दर्शन में है। इसी तरह कांट के उत्तराधिकारी जे.जी. फ्रिक्टे ने अपनी पुस्तक हिंट्स फॉर ए ब्लेड्स लाइफ में अद्वैतवाद से मिलते जुलते अनुच्छेद सम्मिलित किए। आर्थर शोपेनहावर भारतीय दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे। उनके शब्दों में यदि पाठक ने मूल भारतीय ज्ञान प्राप्त करके उसको समझ लिया है तो उसने मेरे कथन को सुनने की योग्यता प्राप्त कर ली है। शोपेनहावर और औपनिषदीय दर्शन को मानव बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ उपज घोषित करते हैं। उनके विचार में भारतीय चिंतन और दर्शन अवश्य ही यूरोपीय ज्ञान और दर्शन में गंभीर परिवर्तन ले आएगा। वे भारतीयों को यूरोपियनों की अपेक्षा अधिक गंभीर विचारक मानते थे। उन्होंने क्योंकि वे जगत को आंतरिक एवं सहानुभूति कहकर उसकी व्याख्या करते हैं और यूरोपीय विचारकों की तरह भाई और बुद्धिगम्य नहीं मानते। इसी तरह दूसरे जर्मन दार्शनिक कार्ल क्रिश्चियन फ्रेडरिक ब्रासे ने भी भारतीय दर्शन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यूरोपियन दर्शन के ज्ञाता पाल डायसन वेदांत दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने वेदांत सहित उपनिषदों के मूल पाठ को जर्मनी में अनुवाद करके यूरोपियन विद्वानों के लिए सुलभ कर दिया। वे वेदांत को शाश्वत सत्य की खोज में मानवता की महान उपलब्धि बताते हैं। भारत से दूर दराज का संबंध रखने वाले देशों में भी भारतीय चिंतन की प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। जैसे रोमानिया के महाकवि मिहाई एमिनेस्क्यू की कविताओं में वैदिक दर्शन की छाप मिलती है। उनकी कविताओं में कितने ही अंश संस्कृत मूल के रूपांतर जान पड़ते हैं। रूस के पूर्वी विस्तार से बहुत पहले ही रूसी चैदेव ने सन 1840 में कह दिया था कि हम पूर्व की लाडली संतान हैं, हम सब तरह पूर्व से संबंध हैं।
हम सब तरह पूर्व से संबद्ध हैं। हमने अपने विश्वास, नियम और गुण वहाँ से प्राप्त किए हैं। लियो टॉल्स्टॉय भारतीय दर्शन व अध्यात्म से बहुत प्रभावित रहे। प्राचीन भारतीय साहित्य पर मैक्स मुलर की सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट ग्रंथमाला और बाद में स्वामी विवेकानंद के भाषणों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इसके साथ वे उपनिषद, गीता, तमिल ग्रंथ कुराल आदि से भी प्रभावित रहे। यूरोप की तरह सुदूर अमेरिका भी भारतीय दर्शन से प्रभावित रहा। इमर्सन व उनके शिष्य हेनरी डेविड थोरो के विचारों एवं कृतियों में इस प्रभाव के दिग्दर्शन किए जा सकते हैं। इमर्सन भारतीय दर्शन के पुनर्जन्म सिद्धांत से विशेष रूप से आकर्षित हुए। उन्हीं के शब्दों में, तब मैंने संसार का रहस्य जान लिया कि सभी पदार्थ नित्य हैं। कोई भी मरता नहीं है, केवल कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाता है और बाद में पुनः लौट आता है। इसी तरह थोरो की पुस्तक वाल्डेन में भारतीय जीवन दर्शन और भगवत गीता का विशेष उल्लेख मिलता है, जो उनके कथन से स्पष्ट प्रतिध्वनित होता है। जब वे लिखते हैं कि भारतीय दर्शन से मेरा इतना प्रेम है तो मेरे लिए चावल का आहार ही उपयुक्त है। अमेरिकी बौद्धिक स्वतंत्रता के नेता वाल्ट विटमैन भी भारतीय चिंतन से प्रभावित रहे। इस संदर्भ में उनकी सबसे महत्वपूर्ण कविता पैसेज टू इंडिया में उन्होंने भाव व्यक्त किए हैं कि मनुष्य की आत्मा और विश्वात्मा एक ही है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद ने विश्व में जो भारतीय दर्शन व अध्यात्म की पताका फहराई, उसने भी पश्चिम का ध्यान आकर्षित किया। उनसे प्रभावित होने वालों में नोबेल पुरस्कार विजेता रोमियो रोला भी थे। रामकृष्ण परमहंस की जीवन चरित्र की भूमिका में उनके उद्गार थे कि मैं यूरोप में नई शरद का ऐसा फल लाया हूँ जिससे वहाँ के लोग अभी तक अपरिचित हैं। यह भारत की स्वर्ण लहरी में आत्मा का नया संदेश है जिसका नाम रामकृष्ण है। रोमियो रोलांग के अतिरिक्त विलियम बटलर यीट्स, टी.एस. इलियट, एडवर्ड कारपेंटर, हैवलॉक एलिस, अल्डुअस हक्सले, डी.एच. लॉरेंस आदि के विचारों में भारतीय दर्शन के प्रभाव को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। इसी क्रम में 20वीं शताब्दी में महायोगी श्री अरविंद, महर्षि रमन सहित तमाम आध्यात्मिक विभूतियां विश्व स्तर की मेधा को भारतीय दर्शन व अध्यात्म के प्रति आकर्षित करती है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इस श्रृंखला की एक अभिनव कड़ी है, जिनका वैज्ञानिक अध्यात्म का व्यावहारिक, प्रगतिशील एवं सर्वांगीण जीवन दर्शन सबका ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें हर स्तर पर अस्तित्व की समस्याओं के समाधान निहित है। उनके शिष्य होने के नाते हमारा पावन कर्तव्य बनता है कि हम उनसे अधिक परिचित हों व उनके साहित्य के अध्ययन के लिए लोगों को प्रेरित करें। शिक्षाप्रद प्रसंग। परम पूज्य गुरुदेव के वचन। परम पूज्य गुरुदेव के विचार। ज्ञान यज्ञ के दो पहलू हैं, विचार पक्ष और क्रिया पक्ष। दोनों का महत्व एक दूसरे से बढ़कर है। विचारहीन क्रिया और क्रियाहीन विचार दोनों को विडंबना मात्र कहा जाएगा। नर निर्माण की पुण्य प्रक्रिया विवेक के जागरण और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन पर निर्भर है। नए युग का महल इन्हीं दोनों को ईंट चूना मानकर चुना जाएगा। इसीलिए दोनों पक्षों को प्रखरता से भर देने वाले अपने दो कार्यक्रम प्रस्तुत हैं और चुनौतियां देते हैं कि हमारे लेखों, प्रवचनों का सानिध्य और संपर्क का प्रभाव जिन पर पड़ा हो वे आगे आएं और जो कहा जा रहा है उसे अपनाएं। राधे कृष्ण।